ठीक है, ओके। ओके, यस सर। रिकॉर्डिंग इज ऑन। ऑन। अच्छा, वीडियो भी जा रही है जी उधर से? अच्छा, डियर आइए एस्पायरेंट्स, प्लीज लेट मी नो कि आवाज़ आ रही है आप लोगों को, और आई होप कि बोर्ड भी विजिबल होगा जी। प्लीज बताएं जी। हाँ जी, ओके है जी। बिस्मिल्लाह। Recording in progress. चलो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो क्वेश्चन मुझे करने दो, ठीक है। ये बताओ कि कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल आप ना प्लीज इस तरफ, क्योंकि ये आप सामने मेरे सामने आए ना इस तरह के, आई इंटरेक्शन हो जाएगा ना। हाँ, अब यहाँ पे आपको बोर्ड भी होगा, ये भी हेडर भी शुरू हो जाएगी जी। कल हमने कॉटेज इंडस्ट्री से शुरू किया था, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री, वो इम्पोर्टर आउट पे। ठीक है, ओके ओके। कॉटेज इंडस्ट्री में कितना टर्नओवर से जिससे एक्सीड कर जाए तो वो कॉटेज इंडस्ट्री से बाहर निकल जाता है? 1 करोड़। 1 करोड़। और जब हम इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं 10 मिलियन, ठीक है। कितने मुलाजम की तादाद से अगर बढ़ जाए तो फिर वो कॉटेज इंडस्ट्री से निकल जाएगा? 10। कितना कौन सा कनेक्शन अगर आपके पास लगा हो सुई गैस का या बिजली का? इंडस्ट्रियल अगर हो तो वो फिर आप निकल। कमर्शियल कभी ना कहना। इंडस्ट्रियल कमर्शियल तो तंदूर वाले के पास भी लगा होता है, कमर्शियल तो होटल वाले के पास भी लगा होता है। तो इसका मतलब है जो भी होटल वाला होगा वो कॉटेज इंडस्ट्री होगा, चाहे वो चाय वाला हो। वो सिर्फ इंडस्ट्री वाला मीटर याद रखना। और सर मैन्युफैक्चरर वाला इधर से रिकॉर्डिंग हो रही है जी सर? अच्छा, मैन्युफैक्चरर भी हो, ये तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर होगा। और क्या पॉइंट था? सर रेजिडेंशियल एरिया में होगा। ठीक हो गया। चलो आगे आज हम स्टार्ट करते हैं कि हाँ, मैं अक्सर आपको कहता हूँ पर्सन। तो पर्सन आप कहते हैं जब पर्सन की जिक्र होता है तो समझा जाता है कि एक बंदा है, तो पर्सन उसे कहते हैं ना। लेकिन सेल टैक्स के अंदर जब पर्सन की बात होगी, सेल टैक्स के अंदर जब पर्सन की बात होगी तो उस वक्त डेफिनेटली एक इंडिविजुअल तो होगा ही, लेकिन इंडिविजुअल के साथ साथ एक कंपनी को भी पर्सन ही कहा जाएगा। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी पर्सन ही कहा जाएगा। और गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट, क्या उसको भी पर्सन कहा जा रहा है? कहा जा रहा है जी। क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसको भी पर्सन कहा जा रहा है? क्या लोकल गवर्नमेंट, वो भी पर्सन है? और क्या फॉरेन, जो फॉरेन वाली हैं, फॉरेन गवर्नमेंट है, उसको पर्सन कह रहे हैं? कह रहे हैं यस सर। फॉरेन गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल सब डिवीजन या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो पेपर में वो कैसे कह सकता है, पेपर में पर्सन की डेफिनेशन डाल के और इनमें से किसी एक आध के साथ खेल सकता है,
लाइक 3 बता के कि ये पर्सन में आते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव, तो आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव चला जाएगा। यहाँ पे फॉरेन गवर्नमेंट की बजाय कुछ और गवर्नमेंट या किसी और तरीके से जिस तरह भी करना चाहे, तो आपको पता हो कि इंडिविजुअल भी, कंपनी भी, एओपी भी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, लोकल, फॉरेन वाली, फॉरेन की पॉलिटिकल सब डिवीजन और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी की सारी क्या है, पर्सन, सारे के सारे पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। इसीलिए सेल टैक्स में जब मैं बात कर रहा हूँ रजिस्टर्ड पर्सन, इसकी बात हो रही होती है, तो रजिस्टर्ड पर्सन का इंडिकेट मैं करना चाह रहा होता हूँ, ना बात करना चाह रहा होता है, इन सब के बारे में कोई भी होगा तो कहेगा रजिस्टर्ड पर्सन। पर्सन के बाद प्रिस्क्राइब। आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, कभी कभी जाना पड़ जाता है, जाना पड़ जाता है कभी कभी। जब आप कभी कभी मेडिकल स्टोर पे जाते हो, कहते हो कि यार मुझे ये मेडिसिन दे दो, कहते यार ये तो मेडिसिन मैं दे सकता, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लेके आओ, किसी अथेंटिक डॉक्टर ने कहा है आपको, जी कहा है, तो फिर वो आपको मेडिसिन दे देते हैं। इसी तरह प्रिस्क्राइब का मतलब है जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया है सेल टैक्स एक्ट के अंदर। सही, अगली डेफिनेशन बताओ। सर 2 स्टूडेंट्स को ना वॉइस नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है, तो वो उनको कह दें कि अपना माइक से सेटिंग सेट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अपने एंड पे भी चेक करें और हम अपने एंड से चेक करें, और यहाँ से क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनको आवाज़ जा रही है, तो आप प्लीज़ अपनी भी कोई इंटरनेट वगैरह को देखें, कहीं आपके एंड पे तो नहीं कोई इशू। जी चलिए, अच्छा अगला बताओ यार। प्रोविंशियल सेल टैक्स, हाँ, प्रोवेंशियल, सूबाई, प्रोवेंशियल सेल्स टैक्स। बात हुई थी कल सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स की। यस सर। सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, यस सर, वकील साहब की सर्विसेज, कल अकाउंटेंट की सर्विसेज, जनरेटर ठीक करने वाले की सर्विसेज, जी सर, ये सारे क्या कर, टीचर की सर्विसेज, ये क्या है, ये सर्विसेज। तो सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स, इसकी बात हो रही है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही। टीचर सर्विसेज दे रहा है, इनकम कमा रहा है, इनकम के ऊपर इनकम टैक्स उसको दे रहा है, एफबीआर को दे रहा है, एफबीआर मीन फेडरल। लेकिन उसी इनकम के ऊपर जब सेल टैक्स चार्ज हो रहा होता है, उसी वैल्यू के ऊपर जब सेल टैक्स चार्ज हो रहा होता है, तो वो इसको जा रहा होता है सूबे को, वो चाहे प्रोविंस पंजाब है, चाहे वो प्रोविंस सिंध है, या खैबर पख्तूनख्वा है, या बलूचिस्तान है, तो वो जो प्रोविंस की गवर्नमेंट है वहां पे जा रहा होता है। सही, तो ये कह रहे हैं प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, वो असल में ना आपको इंडिकेट करना चाह रहा है कि ये सेल टैक्स के ऊपर भी कुछ, जब आप सर्विसेज लेते हो तो इनपुट आपको मिल रहा होता है। इनपुट आपको इसलिए मिल रहा होता है कि आप अपनी जेब से टैक्स दे रहे होते हो, तो जो आप टैक्स दे चुके होते हो उसका आपको फायदा मिलना होता है, वो फायदा ही क्या है, इनपुट है। तो ये कह रहे हैं प्रोविंशियल सेल टैक्स क्या है, सर्विसेज के ऊपर है, और ये सूबों के अंदर आता है, और इसके अंदर जो आप सर्विसेज मिसाल के तौर पर 100 की लेते हो, लाइक वकील साहब की या डॉक्टर की, तो आप इसके ऊपर 16% के हिसाब से टैक्स पे कर देते हो। आपने 16 रुपये टैक्स पे किया है, तो ये आपका जो आपने पे किया है, याद रखना बार बार, पे किया, इनपुट कलेक्ट किया, आउटपुट आपकी जेब से निकल के गया, इनपुट आपकी जेब के अंदर आया, आउटपुट। ठीक है, तो ये है प्रोविंशियल सेल टैक्स। पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध में सिंध रेवेन्यू बोर्ड, खैबर पख्तूनख्वा में कैपरा, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। तो ये उसी लिए बनाई गई थी कि सेल टैक्स सूबों को मिल गया है सर्विसेज के ऊपर। अगला क्या है जी, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है जी, एफबीआर का ऑफिस।
रजिस्टर्ड ऑफिस क्या समझ आती है उस्मान रजिस्टर्ड ऑफिस जी? ये सर जिसको रजिस्टर्ड किया गया है। जो कंपनी की या किसी मैं आपको बताता हूँ, जब आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं, याद रखने की जरूरत है कि जब भी कोई बंदा पर्सन, जब भी कोई पर्सन चाहे 6 साल में से कोई भी था, वो जब भी कहता है मैंने रजिस्टर्ड होना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 14 में जाके एप्लीकेशन जमा करवाता है। रजिस्ट्रेशन को सेक्शन डील करता है 14, सेक्शन 14 में एप्लीकेशन सबमिट करवाता है ऑनलाइन। उसके ऊपर वो डिटेल देता है कि मैं किस जगह पे, किस हट पे, किस ऑफिस पे बैठ के कारोबार करूंगा। तो जो उसने रजिस्ट्रेशन करवाते हुए जिस एड्रेस का नाम दिया वो क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस। आपने एक जगह पे अपना एड्रेस दे दिया रजिस्ट्रेशन करवाते हुए, बाद में आपको जरूरत पड़ी कि यार ये मैं इस जगह को चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो फिर आपने एक नई एप्लीकेशन देनी होती है कमिश्नर को, और शेख यार साहब को कहते हैं कि मेरा एड्रेस चेंज कर दो, मैं मॉडल टाउन से गुलबर्ग में आ गया हूँ। तो मतलब ये हुआ रजिस्टर्ड ऑफिस, जब आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो रहे थे, दरखास्त जमा करवाई, उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा वो, या बाद में आपने उसको मॉडिफाई करवाया वो, इन दोनों को क्या कहा जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस। आगे जी, रजिस्ट्रेशन नंबर, वही बात हुई जी, रजिस्ट्रेशन नंबर ये क्या होता है? जो उनको अलॉट किया जाता है। STR है। आपने सेक्शन 14 में एप्लीकेशन जमा करवाई, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, ऑर्डर ग्रांटेड का आ गया। जैसे ही ऑर्डर ग्रांटेड का आया, आप ऑनलाइन एनटीएन इंक्वायरी करते हैं, तो आगे से एक नंबर लिखा आ जाता है, एनटीएन ये है, एसटीआरएन ये है, क्या है? एसटीआरएन ये है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, ये है जी वो रजिस्ट्रेशन नंबर की बात हो रही। वही डेफिनेशन यस सर। आगे, रजिस्टर्ड पर्सन the most amongst the most important definition जी, दोबारा बताएं जी। रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन किसको कहा जाएगा कि ये रजिस्टर्ड है? जी, आप आम आदमी के दिमाग में क्या आता है कि कौन रजिस्टर्ड है? जो जिसने अपना डाटा उसमें सारा पुट करवाया हुआ है और रिटर्न सेक्शन 14 14 का जो एप्लीकेशन लेके जाएगा और खुद को रजिस्टर्ड करवाएगा और ऑर्डर उसको ग्रांटेड हो जाएगा, एसटीआरएन मतलब जिसको अलाउड हो जाएगा ग्रांटेड, वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। और रजिस्टर्ड पर्सन वही होगा जो कैटेगरी जाके पढ़ चुके हैं। वेरी गुड। तो मैं इसी पॉइंट पे जाना चाह रहा था कि हर बंदे के माइंड में आता है कि रजिस्टर्ड बंदा वो है, सेक्शन 14 में आके दरखास्त देता है, कमिश्नर एक्सेप्ट करता है, ऑर्डर ग्रांट होता है, उसको एसटीआरएन मिल जाता है। ये भी होता है, लेकिन एक और बात सुनो, कहता है जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जिसको चाहिए था कि वो रजिस्टर्ड हो, वो रजिस्टर्ड नहीं होता, उसको भी रजिस्टर्ड पर्सन कहा जाएगा। लो, एक नई बात होगी जी। अब इसको मैं फर्दर आपको बताता हूँ। रजिस्टर्ड पर्सन। एक तो जी एप्लीकेशन दी सेक्शन 14 में, आगे से ऑर्डर ग्रांट हुआ, एसटीआरएन आ गया, यू आर रजिस्टर्ड पर्सन, किसी को कोई डाउट ही नहीं है जी। यस, एक कहता है, एक ये तो डन। एक और बंदे को भी मैं कहता हूँ वो रजिस्टर्ड पर्सन है, हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स। अभी आप कहोगे सर ये लायबल को तो हमें फिर समझा दो, ये कौन लायबल होता है? लोग बात करते हैं, अभी इन्होंने मुझे बताया कॉटेज इंडस्ट्री का एक मैन्युफैक्चरर है जिसमें ये खसूसियत है, उसको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री को माफ कर रहे हैं, हम नहीं करते।
लेकिन वो बंदे के अंदर वो खसूसियत नहीं थी, उसने इंडस्ट्रियल कनेक्शन लगाया हुआ था, उसका 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर था, ठीक है, उसने एम्प्लॉय ज्यादा रखे हुए थे, उसने अपनी कंपनी का जो लोकेशन है वो रेजिडेंशियल एरिया नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्लेम किया जा रहा था कि मैं कॉटेज इंडस्ट्री हूँ एंड ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स। लेकिन भाई वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गए हो, यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स। समझा जाएगा कि तुम रजिस्टर्ड पर्सन, तुम लायबल थे, तुम नहीं हुए, तुम पकड़े गए, तुम्हें समझा जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन है। और जो तुमने सेल टैक्स को इवेड किया होगा, चोरी किया होगा, तुमसे रिकवर किया जाएगा। इसलिए उन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में कहा रजिस्टर्ड पर्सन और लायबल टू बी रजिस्टर्ड पर्सन, उनको शामिल किया। लेकिन एक साथ में उन्होंने एक और पॉइंट छोड़ के चले गए कि जब भी सेल टैक्स रजिस्टर्ड बंदा टैक्स दे रहा होता है, उसकी टैक्स लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी आपकी जिम्मेदारी टैक्स पे करने की डिटरमिन होती है कहाँ पे जाके, सेक्शन 7 में डिटर्मिनेशन ऑफ सेल टैक्स लायबिलिटी। उस वक्त आप लोग करते हो आउटपुट, कि आपने अपनी पॉकेट में कितना डाला लोगों से इकट्ठा करके, इनपुट आपने पॉकेट से निकाल कर खरीदारी करते हुए कितना दिया, मिसाल के तौर पर 2 लाख आपने पॉकेट में डाला जब आप चीजें बेचते थे और लोगों से इकट्ठा करते थे, पॉकेट में डाल लेते थे, और इनपुट जब आप खरीदारी कर रहे थे तो आपने जो टैक्स दिया होगा था तो वो हो गया 1 लाख। मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, जब ये रिटर्न फाइल करने लगेगा 1 लाख देना, वो कहेगा जी मैं 1 लाख दूंगा। ऐसे ही होता है ना जी यस सर। मुफस्सिर साहब, ऐसे ही होता। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे जो लायबल वाला है ना, उससे ये वाला ले लिया जाएगा। यहाँ पे जब वो कहेगा कि यार ठीक है तुम मुझसे ये कर रहे हो तो ये वाला मेरा जो है कह रहे हो, तो इसको हासिल करने के लिए मैंने कुछ खर्चा भी किया था, उसमें मैंने सेल टैक्स पे किया था। अथॉरिटी कहेंगे सॉरी, आपके इरादे ठीक नहीं थे, तुम तो पकड़े गए हो, इसलिए आउटपुट हम तुमसे लेंगे और तुम्हें इनपुट एडजस्ट नहीं करने देंगे, इनपुट का फायदा लेने नहीं देंगे। ये है इसमें जो मेजर पॉइंट थे, 2 मैंने आपके सामने रख दिए। रिटेल प्राइस, हाँ, रिटेल प्राइस, ये भी जिस तरह रजिस्टर्ड पर्सन इंपॉर्टेंट है, रिटेल प्राइस भी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे होता है कि जब हम चीज परचेज कर रही होती है आम आवाम, वो रिटेल प्राइस पे परचेज करें। अब आप टूथपेस्ट लेने जाए ना तो उसको, उसकी अगर कीमत देखना चाहे तो पीछे लिखा होता है आरपी, जी सर। लिखा होता है। कोई और चीज लेने जाए तो उसके ऊपर लिखा होता है ना, ये वही रिटेल प्राइस है। अब कहो वो कह रहा है कि अपने माइंड में ले आओ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 किसको डील करता है? रिटेल प्राइस को। कहते हैं रिटेल प्राइस शेड्यूल 3 के हिसाब से क्या है? उसने कहा एक तो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। वैल्यू ऑफ सप्लाई आप सबको पता होना चाहिए, ये वो चीज है जो कि बेचकर, जो सेलर है बेचकर अपने लिए रखना चाहता है। सेलर बेच के अपने लिए रखना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है जब तुम बेचकर अपने लिए ये फायदा लेके जाना चाहते हो तो कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी पे करवा रहे होते हैं, कुछ लाइक कस्टम ड्यूटी लग रही होती है अगर बाहर से चीज आ रही है, कुछ एडिशनल कस्टम ड्यूटी लग रही होती है, कुछ सेस लग रहा होता है, कुछ इस तरह के आउट टैक्सेस लग रहे होते हैं, साथ में सेल टैक्स लग रहा होता है, फिर पहुंचा जाता है रिटेल प्राइस के ऊपर। ऐसे ही आप जब देखते हो प्राइस को, उसके अंदर एक लंबी लिस्ट नहीं होती कि 5 पैसे इसके, 10 पैसे इसके, 15 पैसे इसके, 20 पैसे इसके, टोटल इतने। ऐसे ही होता है ना, ये वो सारे पैसे हैं। एक्चुअली जो 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 इरादा होता है सेलर का, उसका इरादा होता है कि मैं इतने की बेचूंगा, लेकिन गवर्नमेंट आगे दरमियान में इतना कुछ ले रही होती है। ठीक है, तो कहते हैं रिटेल प्राइस सेल टैक्स के हिसाब से क्या होगी, इसको समझा जाएगा कि ये रिटेल प्राइस है। उसने कहा ये सारी लिस्ट शामिल कर लो, जो जो कुछ इसके अंदर है वो रिटेल प्राइस के अंदर शामिल कर लो।
लेकिन रेड मार्कर, लेकिन इसको एक्सक्लूड कर दो, सेल टैक्स को एक्सक्लूड करके बाकी जितनी भी प्राइस है उसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको हम ना न्यूमेरिक नंबर लिखते हैं इसके आगे। लाइक ये समझो कि 200 रुपये सेलर अपने पास लेके जाना चाह रहे हैं, 3 रुपए ये लग गया, 4 रुपए ये लग गया, 5 ये लग गया, 6 ये लग गया, 7 ये लग गया। इन सबको सम अप करके मुझे बताओ, 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 7 25, 200 में ये ऐड किया तो 225 क्या होगी। What is 225 is our रिटेल प्राइस। लेकिन ये है रिटेल प्राइस आम आदमी जो दे रहा होता है। रिटेल प्राइस सेल टैक्स एक्ट के मुताबिक क्या है बताओ। 218 रिटेल प्राइस इज इक्वल टू जितना 225 आया इसमें से सेल टैक्स वाला माइनस कर दो, बाकी क्या बचा 218। ये है रिटेल प्राइस। तो बात पल्ले पड़ी यस कि इसको एक्सक्लूड कर देना है, बाकी सब चीजों को ऐड कर देना है, उसका नाम रखा जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा रिटेल प्राइस। ठीक हो गया जी, चलो बना लो तस्वीर। अच्छा तो ये था रिटेल। अच्छा एक जो इम्पोर्टेंट बात, रिटेल प्राइस को सेट कौन कर रहा होता है, पेपर में आ गया। रिटेल प्राइस को कौन डिटरमिन कर रहा होता है, कौन लिख रहा होता है कितनी प्राइस है। जो चीज बना रहा होता है, जो टूथपेस्ट बना रहा होता है वही नहीं लिखता ऊपर उसके। जी सर। लिखो फिर मैन्युफैक्चरर। अगर वो पूछना चाहे तो इस तरह पूछ सकता है। पूछ सकता है ना। जी सर। वो ये भी पूछ सकता है कि इस तरह न्यूमेरिकल बनाए, साथ में लिख दे रिटेल प्राइस मुझे बता दो। रिटेल प्राइस 225 है, रिटेल प्राइस 218 है, रिटेल प्राइस इसमें से 1 2 और माइनस करके ये है, सर्कल लगाओ सही पे। जिसको कॉन्सेप्ट आता होगा वो कहेगा 225 और जो एक्सक्लूड करता है उसको मैं माइनस कर देता हूँ, बाकी क्या देता हूँ कि ये है रिटेल प्राइस। करना भी उसको ऐसे ही चाहिए अगर उसने देखना है किसी को कॉन्सेप्ट का पता है या नहीं पता। ठीक हो गया, आगे चलो जी। डिटेल हाँ नहीं अभी इसमें और भी रहते हैं। अरे सम टाइम होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है ना वो एक मोहल्ले में चीज को बेचने के लिए रिटेल प्राइस कुछ और रख लेता है और डीएचए और बहरिया के अंदर उसी चीज को बेचने के लिए प्राइस कुछ और रख लेता है। होता है ऐसे ही नहीं, प्रैक्टिकली होता है कि लोग जिस तरह के लोग होते हैं उस तरह की ही वो कर देते हैं, साथ में थोड़ा सा नाम आगे पीछे कर देते हैं पैकिंग चेंज करके। वही अगर मिठाई जो है वो कहीं किसी तरफ सस्ती बेच रहे होते हैं, उसी को दूसरी तरफ जाके महंगी बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर अगर एक ही चीज दो मुख्तलिफ प्राइस पे बिक रही है तो रिटेल प्राइस किसे कहा जाएगा। लो क्वेश्चन आ गया, एक ही चीज दो मुख्तलिफ रिटेल प्राइस पे सेल हो रही है तो रिटेल प्राइस किसको समझा जाएगा। महंगे बड़ी वाली को, बड़ी हाईएस्ट वाली को। बात समझ आई ना। जी सर। फिर वो यहाँ पे ना एक और बात कह गया है, वो ये कह रहा है कि देखो आप किसी एरिया में प्रोडक्ट को महंगा बेच रहे हो और किसी एरिया में प्रोडक्ट को सस्ता बेच रहे हो, तो बोर्ड कहता है मैं अपने पास इख्तियार लेता हूँ कि मैं तुम्हें कह दूंगा मुझे बताओ वो एरियाज किस एरियाज में किस प्राइस में बेच रहे हो। पूछ सकता है बोर्ड। बोर्ड जो है दी हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन बॉडी ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है जी, चलो दैट वाज ऑल अबाउट रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस छोटी सी चीज में से काफी चीजें निकल सकती हैं। अब एक और चीज, ये अभी एक बंदे का नाम आने लगा है जिसका नाम है रिटेलर। रिटेलर का तो पता है ना अशरफ साहब कौन होता है रिटेलर। जो मैं कहा करता हूँ कि जो टिकी बैग बेचता है, जो आम लोगों को छोटी मकदार में चीजें बेच रहा होता है, उसको क्या कहा जाता है, रिटेलर। जनरल पब्लिक को जो बेच रहा होता है उसे क्या कहा जाता है, रिटेलर। अब उस रिटेलर के बारे में बात करते हैं।
आज मैं आप लोगों को 2 लेक्चर सेंड करूंगा ग्रुप के अंदर, आप लोगों ने वो लेक्चर सुनने हैं, ठीक है। वो लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे, वो सिर्फ आप लोगों के पास होंगे, तो आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। सारा दिन आपके पास फ्री होता है ना, 12 का पेपर है, हाँ 12 का पेपर है। तो पेपर भी तो फ्री हुआ ना, देखो काम तो कोई ना हुआ, पढ़ना ही है ना, पढ़ना काम तो कोई नहीं है। सर सर काशिम मेहमान का क्वेश्चन आया कि हाईएस्ट प्राइस दोबारा बता दें। यार हाँ देखो, एक है 2 एरियाज हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, एक ही चीज एक जगह पे 100 की बिक रही है, दूसरे पे 120 की बिक रही है, एक ही चीज एक ही मैन्युफैक्चरर बेच रहा है। तो जब सेल टैक्स लगाने के लिए बात करेंगे तो सेल टैक्स की वैल्यू जो पे हुआ करेगी वो इस पे हुआ करेगी या इस पे हुआ करेगी, हाई प्राइस। और ये कह रहा है हाईएस्ट वाले के ऊपर, हायर वाले के ऊपर, ठीक है, इसकी बात हो रही थी। अभी आ जाओ रिटेलर की तरफ, लेट्स टॉक अबाउट रिटेलर। अच्छा, मैंने यही कहा ये ऐसा बंदा होता है जो जनरल पब्लिक को बेचता है, किसको बेचता है, जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक। लेकिन कुछ आजकल ऐसा काम चल रहा है कि इवन के सफायर है, सफायर एक बड़ा ब्रांड है यार, बड़ा ब्रांड है ना, लेडीज को तो ज्यादा पता होगा, अगर वो फीमेल स्टूडेंट है उनको तो बड़ा पता है कि सफायर, सफायर रिटेलर तो नहीं है, सफायर तो मैन्युफैक्चरर है यार, वो तो इतने चीजें बना रहा है। लेकिन उसने किया क्या, उसने अपनी आउटलेट भी बना ली है, फैक्ट्री आउटलेट बनी है, Yes. फैक्ट्री आउटलेट भी बनी है, बाहर भी बना ली है, कैपिटल में बना ली, डीएचए में बना ली, बना ली ना उसने। Yes. उसने क्या किया, उसने मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल इकट्ठा कर दिया। अच्छा, ये तो हो गया मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर। कुछ ऐसे होते हैं कि वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, इंपोर्टर होते हैं, वो भी साथ में रिटेल का काम करना शुरू कर देते हैं। इंपोर्टर और रिटेलर दोनों कारोबार इकट्ठे कर लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, फिर उसको एक प्राइस ये होलसेल वाली चार्ज कर रहे होंगे। सफायर जो है, सफायर एक तो उसके सफायर सिर्फ अपनी दुकानों से बेच रहा है, नहीं आगे बड़े बड़े लोगों को चिन्योड़ में ही तो सफायर की आउटलेट नहीं होगी, जो छोटे एरियाज में नहीं है सफायर की, बड़े हाँ है अपन कहाँ है, अपनी ही उनकी होगी, किसी ने ली होगी या जैसे सफायर का फ्रेंचाइज ले लेते हैं सर। फ्रेंचाइज दे दी होगी। तो इसका मतलब है कि जो सफायर होगा वो 2 तरह की कीमत करेगा, एक रिटेलर वाली कीमत और एक होलसेलर वाली कीमत। दोनों कीमतें जो है वो आइडेंटिफाई करेगा। बात ठीक होगी, एक रिटेलर वाली कीमत और एक होलसेलर वाली कीमत, दोनों जो प्राइसेस हैं वो हाईलाइट करेगा और बताएगा, सही, फिर उस हिसाब से उसकी टैक्सेशन हो जाएगी। और साथ में वो ये भी कह रहा है कि साथ में जो आउटलेट है आपकी, आउटलेट का पता ना, आज आप में थक गए हो काम कर करके आप, नहीं हाँ नहीं, वो काम करना पड़े तो बंदा थकता है। साथ में वो पता भी देगा कि ये यहाँ पे मैंने, जनाब मैं हूँ तो मैन्युफैक्चरर, लेकिन मैंने रिटेल का काम भी शुरू कर दिया, मैं सफायर हूँ, तो जहाँ पे मैंने रिटेल का काम शुरू किया यहाँ पे ये कीमत ले रहा हूँ और साथ में उसका पता ये है, उसका एड्रेस ये है, ये बात हो रही। अगली डेफिनेशन रिटर्न की है ना जी, तो रिटर्न का पता है किसी को? यस सर। जी वकील साहब आप बताएं। मतलब के रिटर्न रिटर्न अगर चलो आप पेपर में अल्लाह करे पास हो गए, आप इंटरव्यू में बैठ गए, कोई ऐसा बेतुका सा क्वेश्चन पूछ लेता है, जी हमें रिटर्न के बारे में तो बताएं, रिटर्न क्या होती है? सही ना, जनरल सेंस रिटर्न मतलब कि जो हम जैसे हम सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें जो हमारा जैसे एक जनरली बात कर रहा हूँ, मुझे टैक्स का एग्जैक्ट नहीं पता, जो कॉमन सेंस अप्लाई कर रही है, जैसे कि मुझे अगर एसटीआरएन जो मिला हुआ है उस पे जो मैंने टैक्स सेल टैक्स की फॉर्म में देना है वो मेरी रिटर्न होगी सर।
उस वक्त आप लोगों ने जेनेरिक आंसर नहीं देना। ठीक। You are not a layman. You are a prepared candidate of inspector post. Yes. You will say that, sir, section 26 deals with the return Offset tax act. of sale tax act 1990. Further, आम लोग इसे गुशवारे कहते हैं सर। इसके अंदर क्या होता है, आपने जो सेल की है और जो आपने परचेजेस की है उसका रिक्वायर्ड फॉर्मेट में हम फिल करते हैं और एफबीआर को दे देते हैं। इस डॉक्यूमेंट को रिटर्न कहा जाता है। आप इस तरह करके आंसर देंगे ना तो उनको एक इम्प्रेशन जाएगा, यस कैंडिडेट इज प्रिपेयर्ड, उसे पता है कि मैंने फेस करना है लोगों को। तो हमने रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा तो रेलिवेंट क्वेश्चन पे उसने रेलिवेंट आंसर दिया। इनरेलिवेंट क्वेश्चन का वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ठीक है हमने इसको प्रेशराइज करना है, इनरेलिवेंट क्वेश्चन करके तो आप प्रेशराइज नहीं हो, ठीक है, आप उस पर नहीं प्रेशराइज हो। जैसे बड़ी अजीब सी बात कर लेते हैं, आपने शर्ट अच्छी नहीं पहनी हुई, आपने टाई कैसी लगाई हुई है, सॉरी सर, हंस पड़े आगे से तो वो समझ जाएंगे ठीक है यार ये अगर आप टेंशन लेंगे तो क्या समझा जाएगा कि यार आपने तो चवल मारी थी, ये तो वाकई पौंगा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ठीक है आप अवॉइड कर दीजिए, रिएक्शन ना दीजिए कोई हल्का सा, जब वो समझ जाएगी यार ये कनिंग आदमी है कि ये ठीक है, इसको चीज़ों की समझ आएगा हम क्या करना चाह रहे हैं। ऐसे ही करते हैं ना कि परेशान करने के लिए पहले 2-3 क्वेश्चन जो है ना अजीब से मार देते हैं। मुझे एक दफा ऐसे निकाला था, कहा था क्या कहा था, उसने कहा था कि हम तो जब दफ्तर से निकलते हैं ये रिलैक्स होने के लिए थोड़ी सी टाई नीचे कर लेते हैं और आप अभी से हाँ हाँ कहाँ से आ रहे हैं, बड़े थके हुए हैं, बड़े बड़े थके हुए लग रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने टाई नीचे की हुई थी, थोड़ी सी वो ना खुदा के बंदे थोड़ी सी बिल्कुल वो नाट उसकी थोड़ी सी नीचे थी। मसा मसा तो बोल के होती जाकर यार ये काम नहीं करना, ठीक है, ये काम फुल ला को अटेंटिव, ठीक है, शार्प स्मार्ट लुक को, ठीक है, तो बंदा स्मार्ट है, प्रिपेयर्ड है, उसे पता है कि मैंने ग्रेड 21 के बंदे का सामना करना है। तो फिर उन्होंने नहीं रखा होगा ना तभी तो याद है ये शो करता है कि आपकी जो है ना अप्रोच ठीक नहीं है, आपकी डिजायर नहीं है आपके अंदर उस पोस्ट के लिए, ठीक है, मैं सीरियसली नहीं ले रहा। हाँ सोचता है हाँ कि जो वो चाह रहे हैं वो नहीं है, तो रिटर्न का हमें पता चल गया। जी सर। ठीक है, तो जब भी जाना है इंटरव्यू में आपने मुकम्मल प्रिपेयर होके जाना है। जूते नए नहीं दिए हैं तो पॉलिश इस तरह करने को उसमें चमक हो, कपड़े पुराने हैं लेकिन उसको इस तरह करना है कि लगे कि जनाब बंदा तैयार हो गया है। जरूरी नहीं नया तो पहन के नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि नई चीज पे नहीं मजा नहीं आता। धुला हुआ हो, अच्छा प्रेस हो, अच्छी टाई हो, जो टाई कहते हैं अच्छी लगती है वो वाली पहन के जाए, लेकिन फूल बूटों वाली नहीं पहन के जानी, ठीक है। फिर इसमें फूल बने हो, फ्लावर बने हो, कोई शादी की लिमो वाली वो नहीं पहननी, बनारसी नहीं पहननी, हाँ वो डिसेंट लुक में बेल्ट और आपके शूज मैच कर रहे हो। ये ना हो कि बेल्ट ब्राउन कलर का हो, शूज ब्लैक कलर के हो, मेरी तरह का बंदा हो वो दरवाजे से वापस कर देगा, ठीक है, कि चले जाओ, शूज ब्लैक है, आपका बेल्ट भी ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। और 2-4 ही सूट होते हैं जो पहनने वाले होते हैं, लोग ब्लैक पहनते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है जब जाते हो। या आजकल वो ब्लू जो है, नेवी ब्लू जो सही वो शोके वाला नहीं जी या एक ग्रे शर्ट, ये तीनों में से कोई भी आप पहन लें, जी सर, वाइट या वाइट शर्ट के साथ, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि बंदा प्रिपेयर्ड हो गया है इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा शोके कलर है, शोके और ये वो काम नहीं करना, और अपने शोल्डर्स को डाउन रखना है कि आजिज हो के बंदा हम्बल हो गया कि ये नहीं कल को इंस्पेक्टर बन के छोटे उतार देगा, ये काम नहीं करना, ठीक है। बाद में जो मर्जी करना। एक छोटी सी चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ। एमटीयू का हमारा फाइनल इंटरव्यू का राउंड था, एक कैंडिडेट आया, उसने उसकी शर्ट आधी वाइट और स्पाइक्स बनाए हुए थे, ठीक है, उसका वो गया है पैनल के अंदर और ठीक आधे मिनट के बाद बाहर उन्होंने भेज दिया, तो बाहर आया कहता ये सारे सिफारिशी बैठे हुए हैं जो सिलेक्ट होने में,
मुझे पता चल गया है। हाँ वही ना, बेसिकली यू आर लिविंग इन पाकिस्तान। अगर आपने किया होता यूके में या अमेरिका में, तो आप शायद एक्सपेक्ट कर लेते, हाँ यार मैं टी शर्ट जीन्स पहन के आ गया हूँ, मैं इतना इनोवेटिव हूँ, मेरी ऐसी चीजें हैं, तो कन्वेंस हो जाए। पाकिस्तान में तो भाई नहीं ऐसा, वो तो कहते हैं पूरा टाइट हो गया हो। ठीक है, तो आपने टाइट होके जाना है, जिस तरह डिमांड है उस तरह पूरा होता है, डेट्स इट। डिमांड ये है कि हम जिसका इंटरव्यू करने लगे हैं वो बंदा स्मार्ट नजर आए, उसके नजर आए कि वो इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है। ये काम, ये गलती नेक्स्ट टाइम नहीं करनी, चाहे गला बंद हो जाए लेकिन टाइम पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे हम किसको डिस्कस करेंगे? सेल्स टैक्स। हाँ, तो सेल टैक्स किस किस को कहा जाएगा? कि सेल टैक्स है। बस एक चीज याद रखिएगा, कोई भी अमाउंट पे हो रही है सेल टैक्स एक्ट 1990 के अंडर आके, तो उस अमाउंट को सेल टैक्स ही कहा जाएगा। जैसे देखो, एक तो एक्चुअली सेल टैक्स है ना, जी तो उसको सेल टैक्स ही कहना है, लेकिन आपने कवानीन बनाए गए हैं, कुछ कंप्लायंस करनी है सेल टैक्स के अंदर। लाइक आपने रिटर्न जमा करवानी है 15 तारीख को, आप नहीं करते, आपको पेनल्टी लग जाती है, तो वो पेनल्टी शामिल हो जाएगी। वो पेनल्टी भी क्या होगी? सेल्स टैक्स। पेनल्टी को भी कहा जाएगा, ये भी सेल टैक्स, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में जाके आपने पैसे जमा करवाने थे, एरियर्स बन गए, आपने दिए नहीं, डिफॉल्ट से चार्ज लगेगा। यस डिफॉल्ट से चार्ज फिर क्या होगा? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स। बात बनी जी। इसके अलावा कोई और अमाउंट सेल टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक पेएबल बन जाती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? सेल्स टैक्स। अशरफ साहब ठीक है ना जी? चल, आपने इंक मुझे लग रहा है कम कम डाल रहे हैं आप, ज्यादा कर ज्यादा करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि डर रहे हैं कि लानी पड़ेगी, तो इसलिए कम कम डालते हैं। ऐसे सेल्स चला। टैक्स अकाउंट। हाँ, अच्छा इसको ना इतना समझ लें कि सेल टैक्स अकाउंट जो आपका अकाउंट है, जो डबल एंट्री है, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, क्योंकि यू आर लायर्स, यू आर बी इकोनॉमिक्स, तो आपके लिए सिर्फ इतना ही याद रखना काफ़ी है। सेल टैक्स अकाउंट मीन ऐसा अकाउंट जिसमें सेल टैक्स की अमाउंट डेबिट और क्रेडिट होती है और डबल एंट्री बुक कीपिंग है, ऐसे अकाउंट को सेल टैक्स अकाउंट कहा जाएगा। दैट्स इट। रिपीट कीजिएगा सर। सेल टैक्स अकाउंट। सेल टैक्स अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सेल टैक्स की अमाउंट डबल एंट्री बुक कीपिंग के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट होती है। अभी डेबिट और क्रेडिट को पढ़ाना शुरू किया तो फिर हम कॉमर्स की क्लास में चले जाएंगे, तो हम नहीं जाते, हम सिर्फ अगर ये पेपर में आ जाए तो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है जी। अगला डेफिनेशन जो है स्केड्यूल। हाँ स्केड्यूल। हाँ, जो स्केड्यूल्स हैं वो मैंने आपको बताया कि कितने हैं सेल टैक्स एक्ट में? 13। तो ये वही स्केड्यूल है जिनको ये बताना चाह रहे हैं। कहता है ऐसे तमाम शेड्यूल जो कि सेल टैक्स एक्ट के साथ अपेंड कर दिए गए। कहती है ना, आप लिख रहे होते एप्लीकेशन और एनेक्सेस मैंने अपेंडेड कर दिए हैं। आप किसी का रिप्लाई तैयार कर रहे हो, आप कहते हैं कि रिप्लाई के अंदर अंदर के वो सबूत मैंने अपेंड कर दिया इस एप्लीकेशन के साथ। इसी तरह सेल टैक्स में कुछ डॉक्यूमेंट अपेंड कर दिए गए हैं सेल टैक्स के बाद में, तो वो क्या है? वो शेड्यूल है और उनकी तादाद 13 है, 4 फौत हो चुके हैं, 9 जिंदा है और उनके नाम आपको मुकम्मल तौर पर आने चाहिए। अगला जी, सिमिलर सप्लाई। हाँ जी, तो सिमिलर सप्लाई क्या होती है? सिमिलर सप्लाई सप्लाई का तो पता है ना आपको? जी सर। सेल ऑफ गुड्स वगैरह को क्या कहा जा रहा है? Supply. सप्लाई। तो फिर कौन से वाली सिमिलर जो एक जैसी है, किन वजूहात की बिना पर? कहते हैं जो मैं ही कहता हूँ ना, डॉलर की मार्कर और पियानो की मार्कर सिमिलर है, सिमिलर सप्लाईज हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लोजली रिजेंबल करती हैं। रिजेंबल का पता है, मुमासलत करती हैं सब्सटेंशियली। हम लोग अक्सर वकील साहब हम लोग वर्ड यूज करते हैं सब्सटेंशियल एविडेंस।
ऐसा एविडेंस जिसको आप इग्नोर नहीं कर नहीं कर सकते सकते, ऐसी चीज जो सब्सटेंशनली बहुत ज्यादा तौर पर रिजेम्बलेंस रखती है, ठीक है, और खसूसियात भी एक जैसी हैं, करेक्टरिस्टिक्स। ये मार्कर भी बोर्ड मार्कर है, पियानो का भी और डॉलर का भी, और काम भी एक जैसा कर रही है, इनके अंदर इनकी क्वांटिटी भी उतनी है, तो ऐसी सप्लाई को क्या कहा जाएगा? सिमिलर सप्लाई। उसके अंदर भी इतने है, जो इस इंक बढ़ती है उसके अंदर भी उतनी है, दोनों का साइज भी एक जैसा है, मटेरियल भी एक जैसा है, तो ऐसी सप्लाई को क्या कहा जाएगा? सिमिलर सप्लाई। मे बी डिफरेंट कंपनीज की भी हो सकती हैं लेकिन चीज एक हो। सिमिलर का मतलब है जिनकी खसूसियात एक जैसी हैं, काम एक जैसा करती हैं, क्लोजली और सब्सटेंशियल का वर्ड उसने यूज किया, रॉ मटेरियल एक जैसा है, तो ऐसी ऐसी सप्लाई को क्या कहा जाएगा? Similar supply। सिमिलर सप्लाई। स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट, अब देखो ये एक होता है ऑडिट और एक होता है स्पेशल ऑडिट। ऑडिट जो है वो सेल टैक्स एक्ट का सेक्शन कौन सा डील करता है? फर्द अब्बास साहब बता रहे, फर्द अब्बास जी। 11। और अब स्पेशल ऑडिट देखो, एक होता है ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, यूजुअली असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, वो ऑडिट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हो रहा है स्पेशल ऑडिट। तो बस इतना याद रख लें कि ये एक ऑडिट पैनल होता है जो कि सेक्शन 32A में जाके बनाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। जब हम सेक्शन 32A पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, ACM में भी हो सकते हैं, और कुछ और इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं। ये वो पैनल बनता है, वो पैनल बन के जो ऑडिट करता है उसको क्या कहा जाता है? स्पेशल ऑडिट। सेक्शन याद रखिएगा, विच सेक्शन ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990 deals with special audit, and that section is section 32A। आगे बढ़ो। स्पेशल जज। स्पेशल जज, एक जज साहब होते हैं और एक स्पेशल जज। स्पेशल कोर्ट्स के जज भी स्पेशल जज होते हैं, जैसे गैस यूटिलिटी कोड है उसके जज भी स्पेशल जज होते हैं। इसी तरह लॉज भी स्पेशल होते हैं, उनके लॉज भी स्पेशल होते हैं। इसीलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहता है, देखो आप किसी बंदे को, नो सपोज यू आर ऑफिसर इन रेवेन्यू, आप समझते हैं कि फलां बंदा सेल टैक्स का फ्रॉड कर रहा है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर एक ड्यू प्रोसेस है, उस प्रोसेस में से गुजरे और बंदे को अरेस्ट कर लें। अरेस्ट करके आप क्या उसको अपने डेरे पे रखेंगे? विद इन 24 आवर आपने उसे प्रोड्यूस करना होता है स्पेशल। और उनसे जाके रिमांड लेना होता है। तो इसलिए इनको अपॉइंट किया जाता है कि आप चीज़ों को देखें, और इनको सेक्शन 37C डील करता है। उसमें फर्दर एक पूरा सेक्शन है जो डिस्कस करता है कि स्पेशल जज साहब किस तरह फैसले बातों को सुनते हैं और किस तरह प्रोसीडिंग्स को क्लोज करते हैं। तो सेल्स टैक्स एक्ट का ही सेल टैक्स एक्ट के अंदर ही ये स्पेशल जज साहब, सेल टैक्स का मैटर जब भी होगा यस सर, तो वो पकड़ के बंदे को इनके पास लेके जाया जाएगा। अगर ये कहीं दूर है और एक्सेस में नहीं है तो जो उस एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसके पास बंदे को ले जाते हैं FBR वाले कि जनाब जज साहब बहुत दूर है या वो जज साहब अवेलेबल नहीं है। तो कानून के अंदर लिखा हुआ है कि इमीडिएटली हम आपको इंटीमेट कर रहे हैं और साथ में आपके पास उसे लेके आ रहे हैं कि आप हमें रिमांड दे दें और राहदारी दे दें कि कुछ दिनों तक हम जज साहब के पास पहुंच जाएंगे। यस सर। ये है वो स्पेशल जज। सेक्शन 37C सप्लाई। जी। सप्लाई वही सेल गुड्स। सप्लाई सबको पता है कि सेल का वर्ड बहुत कम यूज हो रहा है सेल टैक्स में। वर्ड क्या यूज हो रहा है? Supply। तो सप्लाई मीन सेल। ठीक है जी, यस सर। ठीक हो गया जी। फरद अब्बास साहब ठीक हो। आगे बोले। आगे सप्लाई चेन। अच्छा यार, थोड़ा सा सप्लाई को ना फर्दर मैं एलैबोरेट कर दूं, इसमें बात आगे बढ़नी है। अच्छा, सेल तो है, साथ में कह रहा है कि आप अगर डिस्पोज ऑफ करने का किसी चीज को हक खो देते हैं या चेंज कर देते हैं तो समझा जाएगा सप्लाई हो गया। लाइक ये ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास को मैं डिस्पोज कर सकता हूँ, आपका था,
ठीक है, आपने ये राइट मुझे दे दिया है कि मैं इसको इस्तेमाल करूं, डस्टबिन में डाल दूं, जो मर्जी करूं। डिस्पोजल यही होता है ना, ये डिस्पोजेबल कप नहीं होते जिससे तो हम डिस्पोज कर सकते हैं। तो अगर हक जो है, जो राइट जो है डिस्पोजल का चेंज हो गया है, तो फिर भी कहा जाएगा सप्लाई हो गई है। अगर आपकी एक प्राइवेट चीज की प्राइवेट यूज की चीज है और आप उसको बिजनेस में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो गई है। आपके बिजनेस में चीज इस्तेमाल हो रही है, आप बिजनेस में उसका इस्तेमाल खत्म करके घर उठा के ले आते हैं, तो क्या समझा जाएगा, सप्लाई हो गई है। फिर मिसाल के तौर पर फैसलाबाद में एक कॉन्सेप्ट चलता है टोल मैन्युफैक्चरिंग का। होता क्या है, फैसलाबाद में ये होता है कि कपड़ा मेरा होता है, मैंने उसे बाहर बेचना होता है, लेकिन मैं उसको एक चक्कर लगवाता हूँ, रंग करने वाले के पास बेचता हूँ, वो रंग करता है, रंग करके वो कढ़ाई वाले के पास भेज देता है, कढ़ाई वाला आगे स्टिचिंग वाले के पास भेज देता है, स्टिचिंग वाला आगे उसके वो बटन लगाने वालों के पास भेज देता है। हालांकि वो मालिक नहीं है चीजों के, मालिक मैं हूँ, मैंने एक चक्कर लगवा रहा हूँ, लेकिन हर दफा वो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं उसमें। 100 रुपए का कपड़ा भेजा अशरफ के पास, अशरफ ने उस पर रंग किया, उसकी कीमत हो गई 110, उन्होंने आपके पास भेज दिया 120, जितनी जितनी वैल्यू एडिशन होगी उस पर टैक्स लेने के लिए हर बार कहा जा रहा है सप्लाई होती जा रही है, हर बार कहा जा रहा है सप्लाई होती जा रही है। जैसे जैसे हाथ बदल रहा है, क्या कहा जा रहा है, मालिक आप नहीं हो, लेकिन फिर भी आप किसी और का माल किसी और को ट्रांसफर किए जा रहे हो, सप्लाई हो रही है। तो ये मैंने थोड़ी समझा कि ये हाईलाइट कर दो। सप्लाई चेन, तो ये जो मैंने आपको बताया ये चेन कि रॉ मटेरियल से लेकर एंड कंज्यूमर तक पहुंचने के अमल को, रॉ मटेरियल आया, लाइक समझ लो कि रॉ मटेरियल पाकिस्तान से बाहर से आता है, इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट होके इंपोर्टर के पास आ गया, इंपोर्टर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर उठा के ले गया, मैन्युफैक्चरर ने प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके दोबारा से होलसेलर को दिया, होलसेलर ने चलो रिटेलर को दे दिया और रिटेलर ने कंज्यूमर को दे दिया। जनाब इस साइकिल जो है वो सारा क्या है, सप्लाई सप्लाई चेन, ठीक है, हाथ चेंज हो हाँ रहे ये सप्लाई चेन है, क्योंकि सप्लाई कहाँ से शुरू हुई और एंड पे जाके एंड वाले बंदे ने कंज्यूम किया इस मार्कर को और मार्कर को कंज्यूम करके डस्टबिन में फेंक दिया। ये है ना सप्लाई चेन। मार्कर बनाने के लिए हो सकता है जो इसमें कुछ चीजें मटेरियल है वो बाहर से भी मंगवाना हो, ठीक है, तो ये सारा जहाँ जहाँ से घूम के चीज प्रोडक्ट बनी, यहाँ मैन्युफैक्चरर ने बना दिया, उसने होलसेलर को दिया, और उर्दू बाजार वालों ने रिटेलर छोटी छोटी दुकानों वालों को दिया, मुझे जरूरत थी मैंने छोटी दुकान वाले से लिया और कंज्यूम कर लिया। इस सारे अमल को क्या कहा गया, टैक्स। तो भाई टैक्स का वर्ड जब भी इसमें आएगा, ये देखो टैक्स का वर्ड जब भी आएगा समझा जाएगा इट्स ऑल अबाउट सेल टैक्स, सेल टैक्स की बात हो रही है, अनटिल अनलेस इससे पहले भी वर्ड ना लिख दिया जाए, ठीक है, तो तब तक क्या समझा जाएगा, अगर लिखा हो सिर्फ अकेला हो तो टैक्स, अगर इससे पहले कुछ लिखा हो तो फिर तो हमें समझना पड़ेगा जो पहले लिखा होगा, तो मिला के पढ़ोगे ना जी। चलो आगे, टैक्सेबल एक्टिविटी, हाँ जी, तो कहता है कोई भी एक्टिविटी सही जो आप करते हो और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सही वो प्रॉफिट के लिए है या नहीं है, ऐसी एक्टिविटी को कहा जाएगा टैक्सेबल एक्टिविटी, सही। लेकिन फिर उसमें भी कह देता है आगे, इसमें छोटी छोटी एक्टिविटीज आप पढ़िएगा, लेकिन वो कहता है कि अगर एक एम्प्लॉयर के लिए एक एम्प्लॉय एक्टिविटी कर रहा है तो उसको टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहा। एक नौकर है अपने मालिक के लिए अगर एक्टिविटी कर रहा है तो उसे टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक कोई ट्रेडर है, एक होलसेलर है, एक मैन्युफैक्चरर है, अगर वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, टैक्सेबल एक्टिविटी, सही। टैक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, टैक्स फ्रैक्शन अक्सर चेक होती है। सबसे पहले बात मैं आपको बताता हूँ
टैक्स फ्रैक्शन। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। आज मैंने वो पिछला से परचेजिंग की है 4 घंटे लगा के, तो मुश्किल हो रहा था। टैक्स फ्रैक्शन, मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन किसे कहते हैं फरद? भागना जाना, मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ, फ्रैक्शन क्या कहा जाता है? बटा। ऐसी कोई भी चीज अगर इस तरह नंबर लिखे जाएंगे तो उसे कहते हैं फ्रैक्शन। तो फिर टैक्स की फ्रैक्शन क्या हुई? वो इस तरह करके कुछ लिखा जा रहा है, a डिवाइडेड बाय 100 प्लस a, इसको टैक्स फ्रैक्शन कहा जाएगा। पेपर में वो b डिवाइडेड बाय 100 प्लस b, c डिवाइडेड बाय 100 प्लस c, d डिवाइडेड बाय 100 प्लस d कह दे तो कहना ये टैक्स फ्रैक्शन नहीं है। हमें बुक में पढ़ा है a डिवाइडेड बाय 100 प्लस a, तो ये तो हो गया रट्टा। लेकिन वो कहता है कि इसमें a क्या है? यस सर। हाँ, a क्या है? Rate तो of tax is specified. हाँ, ये वो टैक्स है तो सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है। Specified here. A stands for rate of tax that is mentioned in the section 3 of Sale Tax Act 1990, और ये mentioned है 17। 7 ही है जी, सेल जी सर। 17 ही है यार। 100 प्लस 17, इसको अगर नेट ऑफ करें तो बन गया 17 डिवाइडेड बाय 117। तो ये है जी, टैक्स फ्रैक्शन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, टैक्स फ्रैक्शन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, टैक्स फ्रैक्शन को इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब बात होती है कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये इतना जो हम लुचफराई कर रहे हैं इसका फायदा क्या है, इसका करना क्या है, ये जो है इसका फायदा क्या है? तो ये इस्तेमाल होता है अमाउंट ऑफ टैक्स को निकालने के लिए। क्या करने के लिए? अमाउंट ऑफ टैक्स। मैं कहता हूँ फरत अब्बास जी सर। जाओ और जाके ना जूस लेके आओ। जी सर। फरत अब्बास लेके आता है 200 रुपए का जूस। मैं कहता हूँ फरत अब्बास इसमें मुझे बताओ सेल टैक्स तुमने कितना दिया है? कहते हैं सर मसला ही कोई नहीं है, मैं आज पढ़ के आया हूँ 17 डिवाइडेड बाय 117। यस सर। मैं आपको बता देता हूँ कि 200 रुपए के अंदर मैं सेल टैक्स कितना दे के आया हूँ। 17 डिवाइडेड बाय 117 करो, जवाब आ जाएगा, करें जी। हाँ, 17 और 17 34 हो गया। नहीं, सही तरह करो, देखना ही चेंज आएगा। 17 डिवाइडेड बाय 117 सर 29। हाँ 29 है जी, 29। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो सेल्स इसको टैक्स है फ्रैक्शन कर लें, फ्रैक्शन को कर लें, फिर उसको आपको क्वेश्चन ठीक है। ये हो गया जी 29। तो जब फर्ज साहब जूस लेकर आए तो जूस की जो 200 रुपया कीमत है इसमें सेल टैक्स 28 रुपए है। अब आप इस तरह करते हैं कि 200 में से 29 निकाल लेते हैं, तो डेफिनेटली ये 171 बच रहा है, 171 Yes, sir. है। इसको क्रॉस वेरीफाई करो कि 17% निकालो इसका 171 का, सर 29 ही आता 29। तो ये साबित हुआ कि यार जो ये वाला 17 बटा 117 है जो टैक्स फ्रैक्शन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कोई अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, उसमें से अगर हमने सेग्रीगेट करना हो, स्प्लिट करना हो, सेल टैक्स कितना है, बाकी अमाउंट कितनी है, टैक्स फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। है। Yes. ठीक हो गया जी। तो इस तरह करके होता है अशरफ साहब, ठीक है ना जी। अशरफ साहब छाए हो गए, लग रहा है सो रहे हैं। हाँ, अब आपका क्वेश्चन। सेल्स का जो टैक्स है वो सर सिंह के जनरल 17 है। नहीं यार, वो अकॉर्डिंग टू सप्लाई क्या है, सप्लाई आइटम क्या है, आइटम के बेकरी आइटम है, यस सर, एग्रीकल्चर के लिए कोई चीज है, दूध है, क्या है, चावल है, कपड़े हैं। शर्ट मंगवाई आज मैंने कैमरे से पहुंची तो उन्होंने कीमत लिखी हुई थी कि इतनी कीमत और इतना सेल टैक्स। जब मैंने कैलकुलेट किया तो 17% वो ही ले रहे थे। अगर आप बेकरी पे चीज लेने जाते हो तो आप देखोगे शायद बिस्किट वगैरह जो पैक हो उस पर 12% हो। तो सेल टैक्स में कुछ शेड्यूल्स हैं, जैसे शेड्यूल नंबर 3 है, इसमें 17% है, शेड्यूल नंबर 5 है 0% है,
शेड्यूल नंबर 6 है एग्जेम्प्ट है, शेड्यूल नंबर 8 है रिड्यूस्ड रेट है। रिड्यूस्ड रेट का मतलब 17 से कम कोई भी हो, वहां लिखा हुआ है। और शेड्यूल 8 को जब आप खोलते हो तो 20-25 पेजेस के ऊपर मुख्तलिफ चीजों का नाम लिखा हुआ है और उसके आगे परसेंटेज लिखी हुई है कि इसमें सेल टैक्स इतने परसेंट होगा। तो बात ये नतीजा निकला कि रेट मुख्तलिफ हो सकते हैं According to the nature. अकॉर्डिंग टू द कमोडिटी। अकॉर्डिंग बिक कौन रहा है, जो बिक रहा। अब दूध वाला खुला दूध दे के जाता है, सेल टैक्स लेके जाता है? ले नहीं सकते। लोगों ने जूते मारने इमरान खान को कि भाईजान ये क्या कर रहे, दूध पे भी टैक्स लगा दिए, आटे पे भी टैक्स लगाओगे, चावल पे भी टैक्स लगाओगे, दालों पे भी टैक्स लगाओगे। वो होता है उन पे टैक्स जब वो पैक हो जाते हैं। हाँ तो वो देखो वो कुछ और चीज है, खुले की बात हो रही है। दालें पैक हो, मिर्चें पैक हो, खुली हो, फिर भी नहीं है उन पे। मिर्चें बंद भी कर लो फिर भी नहीं है, क्योंकि ये नेसेसिटीज है। हाँ? नेसेसिटीज है। नहीं ये इनकी मर्जी है। कि पिछले दिनों आटे को भी डाल दिया था इन्होंने, तो लोगों ने रजिस्ट किया कि देखो एक शेड्यूल है एग्जेम्प्ट वाला, जो चीज एग्जेम्प्ट के अंदर लिखी हुई है उस पर टैक्स नहीं है। अगर आप एग्जेम्प्ट के अंदर उसको काट दो तो वो उड़ गई ऑटोमेटिकली कहाँ चली गई, टैक्सेबल में चली गई। तो इन्होंने आटे पे कांटा लगाया, उन्होंने कहा यार इसको पैक शैक इस तरह करके बोरी में डाला होगा, कोई जाहिर फ्लोर मिल या इस तरह है उसको तो पूछ लो, लेकिन जो बेचारा गंदम चक्की से ले रहा है इसका मतलब उस पर भी टैक्स लग जाएगा। इसलिए तो ये आपको क्लैरिटी होगी। आई होप। चलिए टैक्स करेक्शन, फ्रॉड का सबको पता है, हम सब ऐसे ही हैं, हम सब ऐसे ही हैं। फ्रॉड जो है, फ्रॉड तो पाकिस्तान में सबको पता है। तो जो फ्रॉड है वो फ्रॉड क्या है? सेल टैक्स का फ्रॉड यही होगा कि सेल टैक्स चोरी किया जा रहा है, आम सी बात है। सेल टैक्स, इसमें बस ये 2-3 वर्ड्स हैं याद रखने वाले। नोइंगली, जानते हुए। अगर आप नहीं जान रहे और आप टैक्स सेल टैक्स नहीं पे करते, उसका मतलब है कि आप फ्रॉड नहीं कर रहे। अगर आप नोइंगली कर रहे हैं, डिसऑनेस्टली कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, अगर ये वाली खसूसियत शामिल है ना, देन यू आर फ्रॉडिया। अगर आप नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है, आप डिसऑनेस्टी नहीं है, इंटेंशन नहीं है, देन यू आर नेव। आप सादा लो हैं, आपको ये इरादे नहीं है आपके, फिर आपको माफी है। लेकिन फ्रॉडिये के लिए कोई माफी नहीं है, क्योंकि आप नोइंगली, डिसऑनेस्टली, जानते बूझते इरादतन कर रहे हैं और टैक्स को चोरी कर रहे हैं, देन यू आर फ्रॉडस्टर। ठीक है जी, आगे चलिए। टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल गुड्स जी, हर वो गुड, जिस तरह मैंने कहा, अभी मैं कह रहा था ना कि एग्जाम सप्लाई का सेक्शन क्या है, एग्जाम सप्लाई का सेक्शन क्या है 13। ठीक है, एग्जाम सप्लाई का शेड्यूल कितना है 6। ठीक है, कहता है जो सेक्शन 13 में लिखा हुआ है वो तो होगी एग्जाम्प्ट, इसके अलावा बाकी सारी क्या होगी टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई, हर तरह की सप्लाई टैक्सेबल है, मास वाए जो कि सेक्शन 13 में है, जो एग्जाम्प्ट है। ठीक हो गया, आगे चलिए। टैक्स इनवॉइस, इनवॉइस याद रखिएगा, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि सेलर इशू कर रहा होता है कोई भी चीज बेचते हुए। आप शर्ट की बात कर लें, आप शर्ट परचेज करते हैं, वो क्या करता है, वो एक पर्ची बनाता है, पर्ची पे लिखता है, वो क्या है इनवॉइस। मार्केट में कच्ची पर्ची चल रही होती है, पक्की पर्ची चल रही होती है। ठीक है, तो ये वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सेल टैक्स एक्ट सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर ये पूछेगा which section of sale tax act 1990 deals with invoice, we will say section 23 of sale tax act 1990 deals with an invoice is the document जो बताता है क्या बिका है, किसने बेचा है, किसको बेचा है, किस डेट को बेचा है, जब बेचा है तो कीमत कितनी है, सेल टैक्स कितना है, कीमत दोनों को मिला के कितनी है, ये सारा कुछ लिखा होता है। इनवॉइस के ऊपर लिखा नहीं होता,
आप इवन जूस लेने जाते हो कहते हैं जूस इतने का है, इतना इसमें सेल टैक्स है, टोटल इतना है। बेचने वाले का नाम गोरमे है, ठीक है, गोरमे की ये वाली ब्रांच है, डेट ये है, लिखा होता है या नहीं लिखा होता। आप खरीद छोटा रहे होते हो इसलिए आपका नाम नहीं पूछते। और अगर आप बड़ी चीजें खरीदना शुरू कर दो, लाख 2 लाख की, तो फिर CNIC भी कह देते हैं सर CNIC फीस दीजिएगा, ऐसे ही है। तो ये है वो इनवॉइस। आगे बढ़ो। सर क्वेश्चन है फॉर्मेट होता है इसका, फॉर्मेट डिक्लेयर्ड है? हाँ, ये इनवॉइस का टैक्स कंसल्टेंट है, तो इज अ टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि अक्सर वो जो आपका क्लाइंट होता है ना वो डिमांड करता है सर को फॉर्मेट तो भेज दें, तो ये वो फॉर्मेट चीज़ का आप कस्टमाइज करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो मैंने बातें की वो जरूर होना चाहिए। सेक्शन जब हम 23 पढ़ेंगे उसमें वो लिखा होगा कि एक इनवॉइस के अंदर क्या क्या कुछ होना चाहिए, वो लिस्ट 7-8 चीज़ों की बनी हुई है, अगर उसमें से कोई भी मिस है तो वो इनवॉइस ठीक नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जो बेच रहा है उसका नाम होना चाहिए, एड्रेस लिखा होना चाहिए, बेचने वाले का सेल टैक्स नंबर लिखा होना चाहिए, डेट लिखी होनी चाहिए, खरीदने वाले का नाम, NTN, एड्रेस, कितने का बिक रहा है, सेल टैक्स कितना है, टोटल अमाउंट कितनी है, ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी तो वो इनवॉइस होगी। अगर आपने राइट साइड पे लिख लिया बेचने वाले का नाम या लेफ्ट साइड पे लिख लिया कोई मैटर नहीं करता। एड्रेस आपने बॉटम पे लिख दिया इनवॉइसों के नीचे जो पैड बने होते हैं, या आपने ऊपर लिख दिया, कोई मसला नहीं बनता। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपने राइट में लिख दिया या लेफ्ट में लिख दिया कागज के, कोई मसला नहीं बनता, लेकिन लिखना जरूर है, ठीक है। फॉर्मेट डजंट मैटर बट required information must be present in the invoice। अगर वो शॉर्ट है तो वो फिर इनवॉइस ठीक नहीं है। टैक्सेबल सप्लाई है, यार अभी तो पढ़ाया है। टैक्स पीरियड। अच्छा बस ये याद रखिएगा टैक्सेबल सप्लाई में एक चीज जो पॉइंट पेपर में आ सकता है, जीरो रेटेड इज आल्सो अ टैक्सेबल सप्लाई। नोट करें, आप वो कह रहे हैं जीरो रेटेड इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई, ट्रू और फॉल्स। आपको भी हाँ यार जीरो रेट है, इज नॉट अ टैक्सेबल, जीरो रेट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। बाकी तो सप्लाई टैक्सेबल है ही ना, लेकिन जीरो रेट जो है वो भी एक टैक्सेबल सप्लाई है। हाँ जी, अंडर सेक्शन 4 शेड्यूल 5। तो ये मुझे नोट्स नीचे से मिल जाएंगे, मतलब नहीं वो मैंने हाईलाइटेड शेयर कर दिए ना जी सर, जी सर। 5 किताबें भी आ गई हैं। हाँ जी सर। अब आपकी हिम्मत है कि 5 किताबों में से कोई एक MCQ भी नहीं छोड़ना। कुछ मैंने अपने MCQs भी शेयर कर दिए हैं, कुछ 100 और MCQ हैं वो भी मिल जाएंगे। पेपर भी किए हैं, हाँ टेस्ट भी किए, टेस्ट भी एक आ गया उसमें, लो जी टेस्ट भी चला गया उसमें, ठीक है। मैं सोया करता रहता हूँ काम आजकल। हाँ, तो एक ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की भी पिक्चर उसमें आ गई आ गई है, तो मैंने वो चलो जी। मतलब कि वो PDF फॉर्म में तो फिर वो प्रिंट आउट वो सेल टैक्स वाला वैसे इसका प्रिंट आउट ले लो कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, ऐसे ही है ना जी। ये जो ये काम कर रहे हैं और ये काम मैंने खुद अपने हाथ से किया हुआ है, तो थोड़ा सा तो फर्क है क्योंकि मैं 12-13 से ये काम कर रहा हूँ और इन्होंने अब स्टार्ट किया है। तो 2012-13 से मैं क्योंकि 12 में मेरा ICM, 13 में मेरा ICMA का पेपर पास हुआ था, ठीक है जी। और टैक्स को CA या ICMA का टैक्स का पेपर पास करना कोई आसान काम नहीं। आपकी इंसान आपको पता होगा कि ACMA और ACA बनना छोटा काम नहीं। आप सर दिखता भी है सर, आपने माशाल्लाह कॉम्पिटेंट है आप, ये तरीके की बात नहीं है। मैं आपसे कल ही मुलाकात हुई है मेरी फर्स्ट टाइम, मतलब कि फेस टू फेस, वरना मैंने आपकी 3-4 वीडियोस ही देखी हैं YouTube पे ना। आपका कि और भी मतलब काफी करवा रहे हैं ये वो, स्पेशलाइजेशन ही होगी ना उनकी जी, वाली, वो और दूसरी चीजों में तो बहुत अच्छे होंगे। और फिर मेन चीज है कि हर चीज मतलब कि आराम से पढ़ाना, मेन चीज ये होती है कि अगले बंदे को समझ आनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर मैंने किया तो बस टीचर का काम ही, मैं तो हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज में भी यही कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं उधर भी, इधर ICMA में भी, तो यहाँ का मिल जाए तो भाग के आ जाते हैं। तो रीज़न क्या है, मैं यही कहता हूँ यार, आई एम हेयर टू असिस्ट यू। मेरा काम है आपकी जो सीखने का अमल है उसको आसान करना, ठीक है। वो आसान कैसे होगा अगर आप लोगों को समझ आ जाएगी, अगर नहीं है। और दूसरा मेरा काम है ये, इट्स अ प्रोग्राम, क्या है जी वो, द जॉब ऑफ टीचर इज के
to realize the students that you can do this. You have the talent. टीचर की मेन जॉब है ही ये, और कुछ नहीं है उसको डिस्करेज करना नहीं जॉब उसकी, उसका काम है सिर्फ इनकरेज करना। यस यू कैन डू दिस, बस उसका ये उसने रियलाइज करवाना है। जब रियलाइजेशन होगी बच्चा खुद कर जाएगा। ये बस उसको बताना है कि यार यस आप में वो सारी चीज़ें हैं जो कि कामयाब होने के लिए ज़रूरी हैं, तो आप लग जाओ। तो वो लग जाता है और करना उसी ने होता है सारा कुछ। मैं तो आधा घंटा आप लोगों के साथ हूँ, 1 घंटा साथ, उसके बाद मेरी जान तो आप लोगों ने मारनी है, तो आप लोग जान बूस्टर मार मिल जाता है। हाँ? एक बूस्टर मिल जाता है। बिल्कुल बूस्टर होता है, और वही बूस्टर आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। मेरे एक बॉस थे, मेरी लाइफ कराची में को 5 साल गुजरी है, और एक्सपोजर है। एक्सपोजर के when I was of I think 16 and a half, I started the government job in the age of 16 and a half, just after matric. मुझे एक बॉस मिले तो उन्होंने मुझे सामने खड़ा कर लिया ऐसे, तो एक लेक्चर देना था 18-19 में, बड़े बड़े लोगों को लेक्चर देना। कहते हैं आपने देना है। मैंने क्यों देना है सर? नहीं आप देना। तो मेरी तो मुझे तो आता ही नहीं है। उन्होंने कहा मैं इधर बैठा हुआ हूँ। ही वॉज ग्रेड 19 एट दैट टाइम, और मैं बोलना शुरू कर, उसने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, बोलते जाओ। लो जी, उस वक्त से हेजिटेशन रिमूव करवाई है उन्होंने लोगों को। फिर मैंने ये समझ में आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है कि वो एक ऐसे बंदे थे। अभी ही वॉज अ गुड पायलट, बड़े अच्छे पायलट थे वो, और रिटायर्ड हो गए। जीनियस बंदे थे, ठीक है जी, एयरफोर्स के थे, सही। तो ये देखो ना, उसने बस कहा कि उसने समझा कि यार ये कर सकता, तो उसने मुझे इस काम पे लगा दिया उन्होंने, तो मैं लग गया। हालांकि मुझे ये पता भी नहीं था कि मैं दूसरी तरफ फेस कर लिया, और लिटरली देखा ही नहीं उन्होंने, बोलते ही था। तो बाद में जब हो गया, अगले दिन जाके पढ़ा के आ गया, ठीक है जी। तो ये होता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि असिस्ट करना ही है, करना तो आप लोगों ने है, हिम्मत तो आप लोगों ने करनी है। और अक्सर आपने देखा ही, जो गरीबों के बच्चे होते हैं, जो रिक्शे वाले का बच्चा है, जो आम बिल्कुल वो बड़े लोग बड़े आगे निकलते हैं। अक्सर जो टॉप पे आ रहे होते हैं वो लोग आ रहे होते हैं। क्यों? वो रियलाइज कर चुका होता है, वो ये समझ चुका होता है कि यार मैंने करना है, मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं। जो हम लोग आजकल अपने बच्चों को सहूलियत दे रहे हो, कहते यार ये ना हुआ तो ये कर लूंगा, ये ना हुआ तो ये कर लूंगा। ये उसको पता है ये ना हुआ तो फिर कुछ ना हुआ। डू और डाई, उनको यही होता है ना कि अपनी जेब से पैसे पूरे करके कोई कुछ करके फी दे रहा होता है, तो वो लोग करते हैं। चलो आगे आ जाओ। टैक्स पीरियड सबको पता है कि पीरियड टैक्स का, देखो सेल इनकम टैक्स में क्या होता है, सालाना पीरियड होता है। सबको पता है कि साल बाद गोशवारे जमा होते हैं। सेल टैक्स में क्या है, माहाना, हर महीने। और हर महीना जैसे अब 1 से लेकर 30 नवंबर का गुजरा, मेरे क्लाइंट ने मुझे इनवॉइसेस भेज देनी है, मैंने उनको प्रोसेस करना है, और मैंने 15 तारीख को उनकी रिटर्न जमा करवा देनी है। हालांकि ये कह रहे हैं, लेकिन हम लोग 18 को करवाते हैं, क्योंकि FBI ने अपनी पावर को यूज करके 18 किया हुआ है। तो ये है वो पीरियड, 1 महीना का पीरियड होता है सेल टैक्स में। सर पेपर में पूछेगा 15 लगाना है ना उस पे? हाँ, सेक्शन भी मेंशन कर देगा ना। सेक्शन कौन सा है रिटर्न का? 26। कहते से वो कहे, अगर वो कह देता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, आप क्या लिखोगे उसमें तो लिखा ही हुआ है 26, ठीक है, 15 लिखा हुआ है। लेकिन वो कहता है व्हाट इज द एक्चुअल प्रैक्टिस एट दिस टाइम टू फाइल द रिटर्न, व्हाट इज द डेट, 18 देन यू विल से दैट इट इज 18। यस सर। अच्छा जी, आगे जो है ना वो ज़बरदस्त डेफिनेशन है, इसको याद रखना सब पे फर्ज है, ठीक है। और ये है टीयर 1 रिटेलर। एक बात याद रखिएगा, रिटेलर को कोई ज़रूरत नहीं है सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। रिटेलर को कोई ज़रूरत नहीं है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, लेकिन एक खास नस्ल का रिटेलर है जिसको कहा जाता है टीयर
वन रिटेलर। अब वो खास नस्ल का कौन सा है वो इस डेफिनेशन के अंदर बताया गया है। उस नस्ल में कैसे आता है उसके लिए उसने कुछ चीजें बताई हैं, वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। रिटेलर का तो सबको पता होगा ना, आम Yes, जनता को yes, चीजें yes, बेचता है। यस सर। ठीक है, तो अब आ जाओ टियर वन रिटेलर। देयर इज नो डाउट अबाउट रिटेलर, बस टियर वन का देखना है। और ये हमारी आज की डेफिनेशन है आज की। और इसके बाद मैं आपको 2 लेक्चर सेंड करने जा रहा हूँ, वो आप लोगों ने सुनने दैट आर नॉट अबाउट द सेल टैक्स, वो एफपीआर एक्ट के होंगे। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह आपको टाइम देके पढ़ाया जा रहा है वो उस तरह पढ़ाए गए, आप लोगों ने उसको ध्यान से सुनना। सही। टियर वन रिटेलर कैसा रिटेलर होता है? देखो, ये जो अपना है ये मैकडोनल्ड जी। ये आम जनता को बेच रहा होता है, यस सर। लोग लेके खा रहे होते हैं। जी। और कोई इंटरनेशनल ब्रांड दो देखो जो कपड़ों का है, इंटरनेशनल ब्रांड देखो जो कोई और आइटम्स का है। सेवन जैसे सेवर इंटरनेशनल है, नहीं, वैसे कह रहा हूँ सेवन। जी KFC। हाँ, बस लोकल भी और इंटरनेशनल भी जो चेन ऑफ स्टोर्स है, चेन ऑफ स्टोर्स। ये चेन क्या होता है? अकेला नहीं, कोई 2 3 4 5 ये बनती है एक चेन। तो ऐसा कोई भी रिटेलर जो चेन ऑफ स्टोर है, अल्फतेह जी। चेन है ना, इंटरनेशनली ये नेशनली दोनों दोनों। मेट्रो कैसे? मेट्रो भी चेन है। तो बस याद रखना कि कोई भी चेन ऑफ स्टोर है, चाहे वो नेशनल है चाहे वो इंटरनेशनल है, ऐसे रिटेलर को टियर वन रिटेलर कहा जाएगा और इसको सेल टैक्स में रजिस्टर होना है। अच्छा, फिर कहता है कुछ रिटेलर होते हैं जो कि एयर कंडीशन मॉल में बैठे होते हैं, लाइक फोर्ट्रेस मॉल, एम्पोरियम मॉल, पैकेजेस मॉल। यहाँ पे कुछ लोग अपनी दुकानें बना के बैठे होते हैं, जी जी वो रिटेलर हैं। आप जाते हैं, आम जनता को आपको चीज दे देते हैं, वो जी। देते हैं नहीं देते, आप उनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं वो दे देते हैं ना। तो दूसरी बात आ गई कि जो एयर कंडीशन मॉल में बैठे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं, कंडीशन मॉल, तो ऐसे तमाम रिटेलर जो एयर कंडीशन मॉल में बैठे हैं वो इस नस्ल में आ जाते हैं टियर वन के, और उनको सेल टैक्स में रजिस्टर होना जरूरी हो जाता है। फिर कहता है ऐसा रिटेलर जिसका बिजली का बिल, जिसका बिजली का बिल। चलो यार देख लो, बिजली का बिल ही है ना, सिर्फ बिजली का बिल है जी, गैस वैस कोई नहीं, ठीक है। तो जिसका बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीड्स, बढ़ जाता है 12 लाख से, ऐसे रिटेलर को क्या कहा जाएगा? टियर वन रिटेलर। अब ये बात आपने पूछी नहीं कि सर 12 लाख एक दिन का, 12 लाख महीने का, 12 लाख साल का, कितने दिनों का? 12 मंथ, 12 consecutive month। 10 प्रीसीडिंग मंथ्स, जो पिछले 12 महीने गुजरे हैं किसी भी डेट से, लाइक अभी नवंबर है, नवंबर से पिछले 12 महीने काउंट कर लो। अगर इनके अंदर बिजली का बिल 12 लाख को एक्सीड कर गया है तो आप आम रिटेलर से निकलकर किस रिटेलर में आ जाएंगे? टियर वन रिटेलर में आ जाएंगे। अब वो कह रहा है होलसेल कम रिटेलर, क्या चौथा नंबर पे आ गया? होलसेल कम रिटेलर।
कहता है कि ऐसा बंदा जो इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट करने के बाद होलसेल में बेचता है रिटेलर को, होलसेल में बेचता है रिटेलर को, और फिर खुद रिटेलर बन के जनरल पब्लिक को भी बेचता है, ऐसे बंदे का नाम रख दिया जाएगा टियर 1 रिटेलर। बात बनी, दोबारा रिपीट करते हैं। एक होलसेलर इंपोर्ट करता है और फिर होलसेल में बेच देता है किसको, रिटेलर को, और साथ साथ आम जनता को भी बेचता रहता है रिटेलर के तौर पे। टियर 1 रिटेलर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाओ। और ग्राउंड्स हैं इसके सर ना, मतलब कि जो और भी हैं, अभी और भी चल रही हैं। एक एरिया के हिसाब से भी है। इज इट विजिबल उस्मान? जी सर। एरिया 1000 स्क्वायर फीट है जी। अगर आपकी दुकान 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो आप फिर किसमें तब्दील हो जाते हैं, टियर 1 रिटेलर में। लेकिन फर्नीचर वाले बाग क्या है, उन्होंने कहा यार हम तो 2 पलंग रखते हैं, 2 बेड रखते हैं, तो 1000 स्क्वायर फीट तो हमारी ऐसे दुकान बन जाती है, हमने 2-4 सोफे लगाने होते हैं, तो हम तो टियर 1 रिटेलर बन गए, तो हर वक्त हम टैक्स करते रहे। उसको फिर छूट दी गई कि तुम 2000 कर लो, सिर्फ फर्नीचर्स के लिए। सिर्फ फर्नीचर वालों की, ठीक है। और द लास्ट वन, ऐसा हर एक रिटेलर जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस को यूज़ करता है और ई कॉमर्स को यूज़ करके वो चीज़ों को बेचता है, चाहे चीज़ें उसकी अपनी हो या ना हो, ऐसे बंदे को भी क्या कहा जाएगा, टियर 1 रिटेलर। अच्छा, ई कॉमर्स वाला जो ऑनलाइन मार्केटिंग को यूज़ करता है और चीज़ों को बेचता है, चाहे उसकी मलकियत में है या नहीं, वो बेची जाता है। तो यार ये था। एक बात है, यहाँ एयर कंडीशन माल में आ जाओ, हर वो बंदा जो एयर कंडीशन माल में चीजें बेच रहा है वो रिटेलर है जी। और जो बंदा जो एयर कंडीशन माल के अंदर चीजों को बेच रहा है वो टियर 1 रिटेलर है, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ एक्सक्लूड किया है, कायोस्क, क्या ये खट वट लगा के नहीं, बाहर उन्हें वो क्या कहते हैं पॉपकॉर्न बेच रहे होते हैं, 2000 छोटी छोटी गाड़ियां रखी होती हैं, बैलून लगाए होते हैं स्टेज के साथ, एक माल है ना, माल के स्टेज के साथ कुछ लोगों ने एक हादसा बनाया होता है, पक्की दुकान तो नहीं होती है, ये वो वाले लोग हैं। इन लोगों को चाहे वो इसमें काम करें फिर भी टियर 1 रिटेलर नहीं कहा जाएगा, ये तो मर जाएंगे यार। गुब्बारे बेचने वाला भी टियर 1 रिटेलर, पॉपकॉर्न बेचने वाला भी टियर 1 रिटेलर, जिसने वो बच्चों के लिए खिलौने वगैरह बाहर साइड में रखे होते हैं वो भी टियर 1 रिटेलर नहीं, वो नहीं, ये वाले हैं। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये टाइम ऑफ सप्लाई और आगे हम इंशाल्लाह कल करने जा रहे हैं, 2 लेक्चर आपको मैं सेंड करने जा रहा हूँ, उसको प्लीज आने से पहले गो थ्रू कीजिएगा। सी यू टुमारो, और टुमारो इंशाल्लाह एट 7:30 because Shehzad is not going to take the class tomorrow of assistant at IB, so we are around for tomorrow class. Thank you very much.